अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। ड्रग एडिक्शन एक बायो साइकोसोशल और स्पिरिचुअल डिज़ीज़ है। बायो का मतलब है कि जिस्मानी है, क्योंकि ब्रेन भी जिस्म का हिस्सा होता है और ये ब्रेन डिसऑर्डर है। और साइको का मतलब है कि ये साइकोलॉजिकल है, कि इसका साइकोलॉजी से भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और हम दूसरों से जो मुतासर होते हैं और दूसरों को मुतासर करते हैं, ये सब कुछ साइकोलॉजी की डोमेन में आता है। और सोशल का मतलब है कि दूसरे लोगों का जो हम पर असर होता है, जैसे समाजी और मुआशरती असर होता है, तो पीयर प्रेशर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सोशल इशू है। और स्पिरिचुअल का मतलब है कि जब आपको अपनी ज़ात पे भरोसा नहीं रहता तो आप ड्रग्स पे भरोसा करने लगते हैं, या जब आपको दूसरे लोगों पे भरोसा नहीं रहता या खुदा पे भरोसा नहीं रहता तो फिर आप ड्रग्स पे भरोसा करने लगते हैं। तो ये इसका स्पिरिचुअल पार्ट है। मैं जब आपकी तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मुझे बहुत जल्द कुछ बातों का इदराक होने लगा, और ये अर्ली 70s का ज़माना था। और उन दिनों जीन्स के बारे में बहुत सारी बातें सामने आ रही थी कि जीन्स हमारी ज़िंदगी पे कैसे असरअंदाज होती हैं। और मैंने जब गौर किया तो मुझे इस बारे में बड़ी तशवीश हुई कि मैं अच्छी जीन्स कैरी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, नॉर्मली हम अपने बड़ों के बारे में जब सोचते हैं तो हम उनके बड़े इज़्ज़त और एहतराम के हवाले से सोचते हैं, उनकी खूबियों के बारे में सोचते हैं। ख़ास तौर पर जो लोग दुनिया से चले गए होते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन इससे फ़ायदा नहीं होता, ये एक डिनाइल है, ये खुद फरेबी है। हमें एक नए अंदाज में कभी ना कभी अपने आबा अजदाद पे, माँ बाप पे, चचा ताया, मामू, फूफो, खाला और ऐसे ही दूसरे रिश्तेदारों पर नज़र डालनी चाहिए कि उनको क्या बीमारियाँ हुई, उनको जिस्मानी बीमारियाँ कौन सी हुई, या नफसियाती आर्ज़े क्या थे जो उन्हें मुतासर कर गए, या समाजी तौर पर उनको क्या मुश्किलात पेश आई, क्या वो गुर्बत के मारे हुए थे या उनके लोगों से झगड़े होते थे, फसाद होते थे। तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है कि वो स्पिरिचुअली कैसे थे, क्या वो कॉन्फिडेंट थे या वो शेम से भरे हुए थे, या उनको अपने आप पे एतमाद नहीं था। तो मेडिकल कॉलेज में दूसरे तीसरे साल में जब नए नए कुछ बातें मैंने सीखना शुरू की जीन्स के बारे में, तो मुझे पता चला कि मेरी जीन्स अच्छी नहीं है, बल्कि मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरी जीन्स बहुत गंदी है, गंदी जीन्स। चूँकि मैंने देखा कि मेरे जो ननिहाल साइड थी उनमें डायबिटीज़ बहुत थी, हार्ट डिज़ीज़, हर दूसरे तीसरे बंदे को हार्ट डिज़ीज़ का सामना था, बाइपोलर डिसऑर्डर था उनको, मूड और मिजाज के उतार चढ़ाव थे, अल्कोहलिज्म था, खुदकुशी के वाक़यात बहुत थे, मर्डर होना, मर्डर करना, लोगों से झगड़े करना, कब्ज़े करना जगहों पे, सियासत में हिस्सा लेना और फिर उसको फसाद बना लेना, ये चीज़ें बहुत आम थी। मैंने देखा कि मेरे 5 में से 3 कज़न जो है वो मर्डर हुए थे, और हमारे रिश्तेदारों में, मेरे ननिहाल में भाई ने भाई को भी मारा, भाई ने वालिद को भी मारा है। तो इन चीज़ों को देख के मुझे लगा कि ये कोई जीन्स ठीक नहीं है, ये कोई इत्तफाक की बात नहीं है कि ये सारे वाक़यात हो रहे हैं। और मेरे ददियाल में लोग सुस्त बड़े थे, एम्बिशियस नहीं थे, करते कुछ नहीं थे। वो समझते थे कि कोई आएगा जो उनके लिए कुछ करेगा। वैसे वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन वो डरपोक थे, वो रिस्क नहीं लेते थे, वो आगे बढ़ के ज़िंदगी का कोई काम नहीं करते थे। और जब मैं अपने ननिहाल पे नज़र डालता था तो मुझे लगता था कि वो अपनी ज़िंदगी में रिस्क बहुत ज़्यादा लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को तबाही के दाने की तरफ ले जाते हैं। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि क्या इन जीन्स के असरात से मैं निकल सकता हूँ। और ख़ास तौर पर जो ड्रग्स का पहलू था, जो अल्कोहलिज्म का पहलू था, इस पहलू से मैंने देखना शुरू किया कि क्या इस चीज़ को बीट किया जा सकता है। तो बायोलॉजिकल पार्ट यानी जीन्स का पार्ट, जो कि सीड्स होते हैं हमारे अंदर, और अगर उन्हें सॉइल मिल जाए, ऐसी ज़रख़ेज़ ज़मीन मिल जाए, तो वो
जीन्स फ्लरिश करना शुरू कर देती हैं। तो सबसे पहले हमें ड्रग एडिक्शन के हवाले से देखना पड़ेगा कि क्या हमारी जीन्स में ऐसी चीज़ें तो नहीं है, क्या हमारे बड़ों में कोई अल्कोहलिज्म या ड्रग एडिक्शन या बाइपोलर डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया या डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो हमें पहले से कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि हम जीन्स को बीट कर सकते हैं। इब्तदान मेरा ख्याल था कि ये काफ़ी मुश्किल है और डायबिटीज़ तो ज़रूर होगी, क्योंकि मेरे 4 खाला को, 4 मामों को, मेरे बड़े भाई को डायबिटीज़ थी, तो मेरा ख्याल था कि मुझे भी डायबिटीज़ होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई डायबिटीज़ नहीं है। इसी तरह हार्ट डिज़ीज़, मेरे 4 मामों हार्ट डिज़ीज़ से इस दुनिया से गए। मेरे मामू जो थे, मेरे 4 मामू थे और मेरी 17 ममानियाँ थी, तो शायद उनके गमों की एक वजह ये भी थी कि वो पॉलीगैमी में बहुत यकीन रखते थे। ये भी जेनेटिक एक मसला होता है, तो इससे भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस आती हैं। तो सबसे पहले ये हमें नोट करना पड़ता है कि हमारी जीन्स कैसी हैं, और ये बड़ा मुश्किल काम है। हम चाहते हैं कि हम आला समझें अपनी जीन्स को, हम समझें कि हम नस्लन बहुत आला हैं, लेकिन अगर हैं तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं है तो हम अपनी जीन्स को बीट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा पार्ट साइको पार्ट है, यानी जो बायो है यानी ब्रेन का पार्ट, वो उसका ताल्लुक जीन से है, और दूसरा पार्ट साइको है जिसका ताल्लुक हमारी लर्निंग से है, क्योंकि ब्रेन का और माइंड का फ़र्क हमें समझना पड़ेगा। ब्रेन जैसे कि हार्डवेयर होता है और माइंड जैसे सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर जो है वो हम बदल सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम बहुत बेहतर बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। और जीन्स में भी हम बेबस नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ सीड से है। अगर हमने सॉइल उसको ज़रखेज़ ना दी तो सीड्स खामोशी से अगली जनरेशन में मुंतकिल हो जाएंगे और हमें कोई मसला नहीं होगा। तो हमें अपनी साइकोलॉजी को शेप अप करने के लिए अपने माइंड पे जो काम करने की ज़रूरत होती है, जो सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने की ज़रूरत होती है, जो शुरू में माँ बाप हमें बातें बताते हैं वो आम कॉमन सेंस बातें होती हैं, वो ऑथेंटिक नहीं होती। आजकल जो पेरेंटिंग है वो कॉमन सेंस पेरेंटिंग है, और 21st सेंचुरी में कॉमन सेंस पेरेंटिंग काफ़ी नहीं होगी, आपको थेराप्यूटिक पेरेंटिंग की ज़रूरत होगी। जब आप माँ बाप बनेंगे तो आप तहैया कर लें कि माँ बाप बनने से पहले आपको पेरेंटिंग सीखनी होगी, क्योंकि आगे आने वाले बच्चे और भी मुश्किलात पैदा करेंगे और आपको उन मुश्किलात का हल पहले से होना चाहिए। बायोसाइको सोशल का मतलब ये है कि आपको अपनी कंपनी चुनते हुए बड़ा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जैसे लोगों की कंपनी हम चुनते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। कोई ना कोई कदर मुश्तरक होती है तो दोस्ती होती है, और अगर कदर मुश्तरक ना भी हो तो दोस्ती होने के बाद कदर मुश्तरक होना शुरू हो जाती है। बायोसाइको सोशल के बाद स्पिरिचुअल एलिमेंट है कि ये सीखना कि ये कायनात का निज़ाम कोई चलाता है, और उसके साथ एक अपना राब्ता बनाना, उसके साथ एक अपना रिश्ता बनाना, जो कि मज़हब के अंदर भी हो सकता है और मज़हब के बाहर भी हो सकता है, कि आप एक हायर पावर के साथ अपना रिश्ता बनाएं, क्योंकि हायर पावर के साथ रिश्ता बनाने से हम ताकतवर हो जाते हैं। जैसे किसी बड़े ब्रांड के साथ अटैच करते हुए हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ा ब्रांड तो इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके अलावा हमें दूसरे लोगों से भी रब्त बनाना चाहिए, ख़ास तौर पर माँ बाप से रब्त बनाना चाहिए। और टीन एज में ये एक बहुत बड़ा अड्डा है कि बंदा माँ बाप के साथ कभी ना कभी उलझ जाता है। और 6 बड़े पंगे जो टीन एज में लोग लेते हैं, उनमें से एक माँ बाप के साथ ख़राब ताल्लुकात का पंगा है। दूसरे 5 में एक बहुत बड़ा पंगा इस उम्र में लव यू और मिस यू का खेल खेलना भी है, कि जो पढ़ने लिखने का ज़माना होता है वो इस एक्टिविटी में गुजारा जाता है, और इस उम्र में जो इंसान गलतियां करता है वो उसको काफ़ी देर ज़िंदगी में तंग करती है। अच्छा, ना पढ़ने का फ़ैसला कर लेना, यूनिवर्सिटी आना लेकिन ना पढ़ने का फ़ैसला कर लेना भी एक बहुत बड़ा पंगा है, कि एक टैग स्टूडेंट का अपनी ज़ात के साथ अटैच रखना है, लेकिन ये दिल में सोच लेना है कि पढ़ना मैंने कोई नहीं। तो ये चीज़ भी फिर तादेर ज़िंदगी में बहुत परेशान हो करती है। अच्छा,
दोस्तों का इंतखाब, अमूमन वालिदैन जो है मना करते हैं कि फ़लाँ से ना मिलो, फ़लाँ से ना मिलो, और हम पुज के उनसे मिलते हैं और हम वालिदैन की इस बात को ख़ातर में नहीं लाते और हम वो जो दोस्तियाँ आगे बनाए रखते हैं तो उससे हमें नुकसान पहुंचता है। लेकिन वालिदैन के लिए मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि जब आप अपने बच्चे को किसी बुरे लड़के से या अपनी नज़र में ख़राब लड़के से मिलते हुए देखते हैं तो आप समझते हैं कि मेरा बेटा अच्छा है तो ये ख़राब लड़के से मिल रहा है, तो ऐसी बात दुरुस्त नहीं है। आपका बेटा टिप ऑफ आइसबर्ग है। हो सकता है कि दूसरे वालिदैन अपने बच्चों को मना कर रहे हो कि वो आपके बच्चे से ना मिले, तो थोड़ा इस डिनाइल पे भी काबू पाने की हमें ज़रूरत होती है। ये जो आमतौर पर कहा जाता है ना से नो टू ड्रग्स, तो ये चीज़ काम नहीं करती। टीनेजर्स हुक्म मानने के पाबंद नहीं होते, वो इनोवेटिव होते हैं, उनको वजह चाहिए। जैसे आप वालिदैन से कुछ आप कहते हैं कि मैंने शाम को बाहर जाना है, तो कहते नहीं जा सकते। आप कहते हैं कि मैंने नाइट ओवर कहीं आप किसी दूसरे दोस्त के यहाँ रहना चाहते हैं, तो कहते नहीं जा सकते। तो आप कहते हैं कि क्यों नहीं जा सकते, तो वालिदैन अक्सर कहते हैं कि बस कह जो दिया। तो ये फ़िक्रा आपको बहुत बुरा लगता है कि बस कह जो दिया। तो वो जो से नो टू ड्रग्स है, ये एक ऐसा ही फ़िक्रा है कि जो जब कहा जाता है कि बस ना कह दें ड्रग्स को, तो इससे बात नहीं बनती। टीन एज में या स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके कुछ ख़ास क्राइसिस होते हैं और उन क्राइसिस का सलूशन उनको चाहिए होता है। एक स्टेप बाय स्टेप प्री मेडिटेटेड सलूशन, आपको पता हो कि जब ऐसा होगा तो हम यूँ करेंगे, और अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो ऐसा आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स सिगरेट पीते हैं और वो ऐसा देखने में आया कि सिगरेट पीने का आगाज़ तब होता है जब वो ब्रेकअप होता है। तो जब ब्रेकअप होता है तो सिगरेट या चरस या इस तरह की कोई ड्रग्स की तरफ रुझान होता है, क्योंकि शायर लोग ऐसा बताते हैं कि जब दुखी हों तो फिर ये सिगरेट या अल्कोहल या चरस पीते हैं और वो एक अच्छा सब्स्टिट्यूट फील होता है, जिसका मतलब है कि जो रोमांस होता है इसमें भी कुछ एडिक्शन का पहलू होता है, क्योंकि एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों का नेमुल बदल होती हैं। तो एक तो उससे परहेज़ करना चाहिए, लेकिन अगर ब्रेकअप हो गया है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि अब अपने आप को कैसे संभालना है। आप अगर गूगल पे जाएं या यूट्यूब पे जाएं तो आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि किसी ब्रेकअप के बाद आप ये ना महसूस करने लगें कि ये क़यामत हो गई है और आप अपने आप को संभाल के ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाते हैं। रोमांस की सही उम्र तालीम ख़त्म करने के बाद होती है और फिर सारी उम्र ये काम बहुत ज़रूरी है। अमूमन ये समझा जाता है कि रोमांस की उम्र टीनेज है तो ये गलत उम्र है इन कामों के लिए। असल में रोमांस 23-24 साल की उम्र से शुरू होता है और फिर अल्लाह आपको जितनी भी लंबी ज़िंदगी दे उसको जारी रखना चाहिए, क्योंकि रोमांस के बगैर आप लंबी ज़िंदगी नहीं पा सकते, आप खुश व खुर्रम ज़िंदगी नहीं पा सकते। और रोमांस के लिए आपको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है। आप एक्सरसाइज करें तो आपकी सेहत अच्छी होती है, लेकिन इसमें किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप खाना एहतियात से खाना चाहते हैं तो इसमें भी आपको दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं होती। आप एहतियात से ऐसा खाना खा सकते हैं जो प्लांट ओरिजिन का हो। जो एनिमल ओरिजिन की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा ना खाया करें, क्योंकि उनसे फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। तो जो बुनियादी बात है समझने की कि रोमांस की या लव की हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है, लेकिन ये लव जो है शादी के बाद शुरू होना चाहिए। अमूमन शादी के बाद लव ख़त्म हो जाता है और उसके बाद सारी ज़िंदगी जो है वो एक दूसरे के साथ नुक्ताचीनी करते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए लोग गुजार देते हैं। तो ये जो लव ऑफ फर्स्ट साइट होती है कि एक नज़र पड़ी और लव हो गई, तो ये लव नहीं होती। लव होती है जब आप किसी के साथ काफ़ी अरसे रहते हैं, आप ज़िंदगी के कुछ साल जब इकट्ठे गुजारते हैं तो फिर अगर आप एक दूसरे के करीब हुए हैं तो इसको हम मोहब्बत कहते हैं। और बाकी तो फिर क्रश होता है जो ज़िंदगी में आता जाता रहता है। जैसे मैंने कहा कि से नो टू ड्रग्स से बात नहीं बनेगी। एक तो आपको पता होना चाहिए कि
जब ज़िंदगी में आपके क्राइसिस आए तो आपको उसका सलूशन पता होना चाहिए। जब आपको इम्तिहान में नाकामी हो या पढ़ने को दिल ना चाहता हो या घर में कोई क्राइसिस हो, माँ बाप आजकल लड़ते हैं तो बच्चे बड़ा फ़िक्र करने लगते हैं कि कहीं माँ बाप में अलहदगी ना हो जाए। घर में कोई मुआशी हालात ख़राब हों या घर में कोई और इस तरह का मामला हो तो उससे भी इंसान की ज़िंदगी में बहरान सा आता है और हमें पता होना चाहिए कि अब इस मौके पे हमें क्या करने की ज़रूरत है, कैसे अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। जब टीन एज में हमारा दिमाग बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है और हमें ऐसे मसाइल का सामना होता है जो बहुत गंभीर होते हैं, तो हमें फिर आसान हल यही नज़र आता है कि सिगरेट पी के या चरस पी के या शराब पी के अपने आप को हाई कर लें। लेकिन जो नेचुरल हाई है, जो आपको एक सीखने वाला काम है और बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, जिससे नींद पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। यानी आपको नींद पूरी करनी चाहिए, क्योंकि जब हम नींद पूरी नहीं करते, जो कि ज़्यादातर आजकल चूँकि रात को रोशनियाँ जगमग जगमग कर रही होती हैं तो लोग जागना पसंद करते हैं, लोग टीवी देखना पसंद करते हैं या स्मार्टफ़ोन बड़ा दिलचस्प है, वो हमारे घर वालों से ज़्यादा दिलचस्प होता है, वो हमारी बीवी या ख़ामद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे सामने पेश करता है और हम अपने बेडरूम में एक बहुत बड़ी दुनिया को ले जाते हैं। जबकि बेडरूम बुनियादी तौर पर सोने की जगह है और हमें अमूमन बेडरूम में स्क्रीन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, टेलीविज़न या स्मार्टफ़ोन या इस तरह की एक्टिविटी बेडरूम से बाहर रखनी चाहिए, क्योंकि बेडरूम के साथ सोने का जो लिंक है मेंटली बनाना वो बहुत कारआमद है। अगर आप ड्रग्स से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ स्किल्स की ज़रूरत है, थोड़ी विल की ज़रूरत है। विल आप सब में होती है थोड़ी बहुत, किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन खाली विल काम नहीं करती, क्योंकि विल कभी कभी धोखा दे जाती है, कभी कभी ये थक जाती है, कभी विल पावर का बैंक खाली हो जाता है और आपके चेक बाउंस होने लगते हैं। तो विल के साथ स्किल की ज़रूरत है जो कि आपको कारआमद तौर पर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मिसल स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल, आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस है तो क्या करना है। और इसके अलावा जो टास्क इनिशिएशन है, सबसे मुश्किल काम है पढ़ाई शुरू कैसे करें। हर रोज़ ये काम बड़ा मुश्किल लगता है और हम अपने आप को बहलाते हुए टालते हुए कभी चाय पीते हैं, कभी कॉफ़ी पीते हैं, वो भी शाम के टाइम पे। बाज़ लोग ऐसी दवाएं लेना शुरू कर देते हैं जिससे पढ़ने में मदद मिलती है, लेकिन जो कुछ आप पढ़ते हैं वो रजिस्टर नहीं होता सही तरीके से। तो पढ़ाई का ज़्यादा फ़िक्र भी नहीं करना चाहिए, ये कोई बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर दिया गया है। दुनिया में कोई 400 साल से ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का सिलसिला शुरू हुआ है और इसका एम्फेसिस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और पढ़ाई को गैर ज़रूरी तौर पर तकलीफ़देह बना दिया गया। और ख़ास तौर पर जो जब से सेमेस्टर सिस्टम आया है तो तब तो हर वक्त जान को मुसीबत पड़ी रहती है। तो ईजी होके पढ़ा करें, कोई ये इतनी क़यामत वाली बात नहीं है, लेकिन आप अपने आप को मैनेज करना सीखें, आप लोगों से ताल्लुकात बनाना सीखें। कामयाबी के रास्ते इस तरह हमवार होते हैं। और पढ़ाई के बारे में कि मेरे नंबर सबसे ज़्यादा हों, ये सबसे बड़ा खप्त है, जिसे हम खप्ते अज़मत कहते हैं। ये जो हम बहुत मुमताज़ होना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा खप्त है। ये जो मुमताज़ होना कि मैं इम्तियाज़ी हैसियत से या इम्तियाज़ी नंबरों से कामयाबी हासिल, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अच्छे नंबर होने चाहिए। आप यूनिवर्सिटी आते इसलिए हैं कि आप पढ़ें और उसके लिए फिर अच्छे नंबर हासिल करें, लेकिन ये नहीं कि आप बहुत किसी ऊंचे से दरख्त की बहुत ऊंची सी शाख पे उल्टे लटके हों तो उससे आपको कोई मज़ा आएगा। इस खप से निकल जाएं कि हमारा इम्तियाज़ हमारी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा देता है। हम तो बाकी इंसानों जैसे ही हैं। हमें जब ये लगता है कि हम बहुत यूनिक हैं तो इसको हम टर्मिनल यूनिकनेस कहते हैं और फिर हम बहुत प्रिटेंड करना पड़ता है। फिर हमारा दिल करता है कि हम कोई ऊंचा ब्रांड पहने जिसकी वजह से हम ज़रा ऊंचे लटक जाएं। फिर हमारा दिल चाहता है कि हमारा घर बहुत बड़ा हो, चाहे उसमें खुशी नाम की कोई चीज़ ना हो, लेकिन लोग देखें तो सड़ के सुहा हो जाए। फिर हम चाहते हैं कि हमारे पास गाड़ी हो और वो लोग देखें ज़रूर कि ये कौन है जिसकी इतनी शानदार गाड़ी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इससे कोई खुशी हासिल नहीं होती। खुशी का लोकस या खुशी की असल जगह या खुशी का असल मंबा
हमारे अंदर होता है। हमारे बाहर जो कंपेयरिंग हम करते रहते हैं दूसरों से, उससे हम आखिरकार ख़ता खाएंगे, क्योंकि हम कितने भी ज़बरदस्त हो जाएं, कितने भी ऊंचे हो जाएं, कितने भी मुमताज़ हो जाएं, फिर भी कोई ना कोई बंदा सामने आके तो हमें हैरान कर देगा और हमें छोटा होने का एहसास दिलाएगा। दिलीप कुमार ने अपनी एक किताब में बहुत ज़बरदस्त वाक़या लिखा कि मैं जहाज़ में था और मेरी साथ की सीट पे एक साहब बैठे थे जो मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहे थे और मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। तो मैं बहुत परेशान हुआ कि मैं इतना बड़ा अदाकार हूँ तो मुझे कोई कतई लिफ्ट नहीं मिल रही इनसे। तो जब जहाज़ लैंडिंग के करीब आया और दिलीप कुमार मायूस हो गए तो उन्होंने अपना तारफ़ करवाया उनसे कि मैं हूँ दिलीप कुमार और मैं फ़िल्मों में काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं टाटा कंपनी का सरबराह हूँ और मैं इंडस्ट्रीज़ चलाता हूँ। उसके बाद दिलीप कुमार ने पूछा कि आपने मेरी कोई फ़िल्म देखी होगी? तो उन्होंने कहा मैं फ़िल्में वगैरह नहीं देखता। तो उसके बाद जहाज़ लैंड किया, दिलीप कुमार अपने घर रवाना हो गए और वो साहब अपने घर रवाना हो गए। और रास्ते में दिलीप कुमार सोचने लगे कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, वहाँ एक और आदमी होगा इस दुनिया में जो कि आपसे भी बड़ा है और वो आपको छोटा होने का एहसास दिलाएगा। लिहाजा इस चक्कर में पड़ना ही नहीं, इस खप्त में नहीं पड़ना। अगर हम अपने आप को संभालने के काबिल हो जाएं और अपने अंदर जो है एक इत्मीनान का मरकज़ पैदा कर लें, एक सरचश्मा पैदा कर लें कि जहाँ से खुशी फूटनी शुरू हो, और अगर हम कुछ दो चार ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर तवज्जो दे दें जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, आप में से कोई भी उस पर इनकार नहीं करेगा, लेकिन अमल करने में जो दुश्वारियाँ हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। पहली बात तो यह है कि नींद पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कतई नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक्सरसाइज यानी पैदल चलना, मैं जिम की एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, वो बाज़ औक़ात काउंटर प्रोडक्टिव होती है। और जितने लोग भी मसल्स बनाते हैं, ये एक्चुअली जो बड़े बड़े मसल्स आपको बहुत देखने में अच्छे लगते हैं, तो मेडिकली ये मसल डैमेज्ड होते हैं। यानी ये मसल अंदर से इनमें छोटे छोटे टीयर होते हैं जिसकी वजह से ये मसल्स बड़े बड़े नज़र आते हैं, लेकिन ये मसल्स हेल्दी नहीं होते, ये आपके किसी काम के नहीं होते, ये सिर्फ वो हाथी के दांतों की तरह दिखाने के होते हैं, इनमें खाने का कोई पहलू नहीं होता। तीसरी चीज़ है कि खाने पीने के बारे में एहतियात हमेशा करनी चाहिए, और ये अवेयरनेस हमें बहुत कम होती है क्योंकि हम खाने को एक मज़ेदार चीज़ समझ के, एक ड्रग समझ के इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारा मूड बदल जाता है। लेकिन हमारी जो जिस्म की मशीनरी है उसको जिस किस्म का खाना चाहिए वो हम मुहैया नहीं करते, और वो खाना एक तो एनिमल ओरिजिन का नहीं होता जो हमारे जिस्म को चाहिए, और वो प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखता है जिससे कि हमें फ़ायदा हो सकता है। और थोड़ी मिक़दार में हम गोश्त भी इस्तेमाल करना चाहें तो मछली का गोश्त उसमें निस्बतन बेहतर है, और फिर चिकन का और फिर मटन का और बीफ से अगर परहेज़ करें तो अच्छा है क्योंकि उसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। कैलोरी कॉन्शियसनेस भी हमारी ज़िंदगी में एतदाल पैदा करती है, और अगर हम कैलोरीज़ को कंट्रोल करना सीख लें तो हमारी ज़िंदगी के बाकी पहलू भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ताल्लुकात का पहलू जो है वो सबसे एक अहमियत रखता है, क्योंकि अगर बाकी सब आपने ठीक कर भी लिया लेकिन अगर आपने ताल्लुकात ठीक ना रखे तो कुछ रिश्तों में जहां आपको बहुत ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारना पड़ता है, जैसे मियाँ बीवी के रिश्ते में, तो वहाँ अगर आप ताल्लुकात के फ़न से आगाह नहीं हैं तो बहुत जल्द शादी, जिसे खुशी का दूसरा नाम कहा जाता है, वो बर्बादी बनना शुरू हो जाती है। तो आप अभी बड़ी ख़ूबसूरत एज में हैं, और ये टीन एज जो है जो कि जिसमें आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं, और फिर गुज़रती उम्र के बाद ये हुस्न मान पड़ना शुरू होता है, तो आप चाहें तो उसको भी बरकरार रख सकते हैं और अपनी बातों से और अपने तौर अतवार से अपने दिलकशी में आप इजाफ़ा कर सकते हैं। ये चंद बातें थीं जिसमें मैं बताना ये चाह रहा था
कि आपको ड्रग्स ना करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा विल पावर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्किल सीख लें, और उनमें एक स्किल है कि नो कैसे कहते हैं। ज़िंदगी में वैसे भी नो कहना एक बड़ा अहम मामला है, और हमें नो कहते हुए बहुत दुश्वारी होती है। ख़ास तौर पर उन लोगों के सामने नो कहते हुए बहुत दुश्वारी होती है जो हमारे दोस्त होते हैं या जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं, या ऐसे लोग जो गुड लुकिंग होते हैं, या जो मॉडल होते हैं, या जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं। तो उनके मामलात में हम अपनी मर्ज़ी इस्तेमाल करने की बजाय उनके पीछे चलना पसंद करते हैं। तो मैं आपको यहाँ आज ये भी कहना चाहूँगा कि कभी फॉलोअर ना बने, हमेशा लीडर बने, कभी फ़ैन भी ना बने लोगों के। ये जो कभी कभी दिल करता है कि हम फ़लाँ के फ़ैन हो गए हैं, या किसी को कोई कहता है कि जी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप दोस्त हो सकते हैं, आप अच्छे ताल्लुक़ रख सकते हैं लोगों से, लेकिन फ़ैन होने का कोई मतलब नहीं होता। फ़ैन होने का मतलब है कि आप अपनी हस्ती को मिटा रहे हैं। अच्छा, आप कभी ये भी इस तरह ना सोचिए कि आप फ़लाँ शख्स जैसा होते, क्योंकि आप ख़ुद जो हैं अपनी जो इनफरादियत है उसकी अगर नफ़ी करना शुरू कर देंगे, और आपको लगे कि आप इमरान खान होते तो कितना अच्छा होता, या आप शाहरुख होते तो कितना अच्छा होता, या आप कतरीना कैफ़ होती तो बहुत अच्छा होता, तो आप इस तरह सोचिए कि आप अपनी एक अलग इनफरादी हैसियत करते हैं और फिर उसको उजागर करते हैं। और अगर आप इन तरीक़ों पे चलते हैं और पढ़ाई का भी गैर ज़रूरी बोझ अपने ज़हन पे नहीं डालते, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होते, और माजी पे आप रंजो अलम का शिकार भी नहीं होते, तो फिर ड्रग्स रास्ते में आती ही नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी समझते हैं कि कोई ऐसी वजह है कि जिसमें आपको किसी ड्रग के इस्तेमाल की ज़रूरत है, तो आप डॉक्टर से रब्ता करते हैं, और डॉक्टर आपके लिए जो बेहतर समझता है वो दवा तजवीज़ करता है, और आप उसे यूज़ करते हैं, लेकिन मिसयूज़ नहीं करते। अगर डॉक्टर ने 2 दिन के लिए कहा है तो फिर आप 2 हफ्ते के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अगर डॉक्टर ने कहा ही नहीं तो आप ख़ुद ब खुद कोई ऐसी दवाएं इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि मसल बिल्डिंग के लिए लोग दवाएं इस्तेमाल करते हैं, खेल कूद में लोग दवाएं इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक्सेल कर सकें, ताकि वो दूसरों को बीट कर सकें। तो ये सब तबाही के रास्ते हैं।